जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों का 3 अगस्त को जो है क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है। और आपको हम बता दें कि आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी अलग से आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। यही सब जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है यही आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करो, क्योंकि अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर आप 12 क्लास में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और समय बहुत कम बचा है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करना है वीकली टेस्ट के लिए भी और साथ ही साथ फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले भी हमने चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 का भी सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। आज चैप्टर 2 का करने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों का जो है वीकली टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 2 चैप्टर का नोट्स बना करके आप लोग रख लीजिएगा, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में डैश हो सकता है। तो इसका जो मान होगा विभिन्न परिस्थितियों में क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। भाई कोई भी चीज़ को आप मापने के लिए जब इस्तेमाल करोगे तो उसका हर जगह मान जो है वैल्यू अलग अलग होगा। अगर आप पानी को माप रहे हो तो उसको लीटर में मापोगे, कपड़ा को माप रहे हो तो उसको मीटर में मापोगे, है कि नहीं। चीनी माप रहे हो तो उसको किलो में मापोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये कह रहा है कि अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है। तो अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को हम लोग कहते हैं प्रेक्षण। क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये कह रहा है कि आंकड़े वे साधन हैं जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को डैश में सहायक होते हैं। तो वो क्या होते हैं? समझने में, कोई भी समस्या होती है ना, उसको समझने में जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कह रहा है कि सांख्यिकी आंकड़ों के मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं। तो सांख्यिकी आंकड़ों के जो मुख्यतः स्रोत होते हैं वो 2 स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्र करता है वो डैश कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो शोधकर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? शोधकर्ता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे कि गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्र आंकड़ों को डैश कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं इसको। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, कैसे होते हैं आपको बताने हैं। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो गणनाकार द्वारा एकत्र होते हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन से ये वाला ऑब्जेक्टिव निकला है, तो इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आपको कि बताइए जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती है वे कैसे आंकड़े होते हैं। तो वे जो आंकड़े होते हैं वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। कैसे होते हैं भाई? गणनाकार द्वारा लिखित समाचार पत्रों में संलिखित ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त आंकड़ों या समंक हैं वो क्या कहलाएंगे? तो हो जाएगा आपका द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपसे कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एकत्र आंकड़ों का प्रयोग सोहन अपनी अध्ययन के लिए करता है तो सोहन के लिए वह आंकड़ा डैश कहलाएगा। यानी आंकड़ा किसी और ने तैयार किया है और उसका उपयोग कोई और कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। ठीक है, सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी सर्वेक्षण होता है तो उसका उद्देश्य होता है आंकड़ों का संग्रहण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्न में से कौन आंकड़ा संग्रह करने की विधि है। यहाँ पे जो आंकड़ा को संग्रह करने की विधि है वो टेलीफोन साक्षात्कार है, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना है। ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन क्या है। तो सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन साक्षात्कार के अनुसूची या प्रश्नावली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण हो सकते हैं। तो एक अच्छी प्रश्नावली जो होते हैं उसके गुण हो सकते हैं आपका, प्रश्नों की संख्या में सीमित होनी चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न उचित क्रम में होने चाहिए। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शंस नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है आपसे कि
द्विविध है ना, द्विविध प्रश्नों में कितने विकल्प होते हैं? तो द्विविध प्रश्न जो होते हैं उसमें दो विकल्प होते हैं। जिन प्रश्नों के दो से अधिक विकल्प होंगे वे क्या कहलाएंगे? तो जिन प्रश्नों के दो से अधिक विकल्प होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाएंगे। जैसे कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो वहाँ पे लिख कर आता है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दें, यानी वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो दो से अधिक होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब द्विविध प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें दो ही ऑप्शंस होगा, लेकिन जिन प्रश्नों के दो से अधिक विकल्प होंगे, दो से अधिक ऑप्शंस होंगे, वो क्या कहलाएंगे? तो वो जो है बहुविकल्प प्रश्न कहलाएंगे, यानी कि बहुत सारे आपको विकल्प वहाँ पे दिया जाएगा आंसर को सही करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे कह रहा है कि किसी समग्र या जनसंख्या के एक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी मद कहते हैं। क्या कहते हैं? मद कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, कह रहा है कि जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनगणना विधि। कौन सा विधि हो जाएगा? जनगणना विधि। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में कि जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के कुछ चुने हुए मदों को शामिल किया जाता है वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतिदर्श विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, कह रहा है सांख्यिकी में अस्पष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? सांख्यिकी में जो अस्पष्ट शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा आपका समग्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे, कह रहा है कि आंकड़ा संग्रह करने की किस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण और उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कह रहा है कि वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक छोटे समूह का सर्वेक्षण कर प्रश्नावली का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रायोगिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रायोगिक सर्वेक्षण के क्या लाभ हैं? ये जो प्रायोगिक सर्वेक्षण होता है इसके लाभ आपको बताना है। तो प्रश्नावली में दिए गए निर्देशों का सटीकता की जांच होती है। ये उन तत्वों का पता लगाने में सहायक होती है जो अनुसंधान में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ ऑप्शन 3 है, ये वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत और समय का अनुमान लगाने में सहायक होती है। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कह रहा है कि प्रतिदर्श निदर्श का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिदर्श और निदर्श का अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समग्र में कुछ प्रतिनिधियों मदों को चुनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, कह रहा है निम्न में से कौन निदर्शन या प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जनगणना। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कह रहा है कि निर्गम मतदान यानी एग्जिट पोल क्या होता है? तो निर्गम मतदान जो होता है वो क्या होता है? मतदाताओं के प्रतिदर्श से चुनाव जीतने वालों का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, यानी उसके मन को टटोला जाता है कि आपने किसको वोट दिया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे बाबू। 28 में कह रहा है कि गणकार अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी सुविधा या निर्णय द्वारा प्रतिदर्श इकाइयों को चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं आपका अयाक्षित प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में, कह रहा है कि जो त्रुटियां जनगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि दोनों में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? तो ऐसी त्रुटियों को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी अप्रतिचयन त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि जो त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन और उसके जनसंख्या प्राचलों के बीच अंतर को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग प्रतिचयन त्रुटियां, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है 31 पे, कह रहा है निम्न में से कौन अयाक्षित या अप्रतिचयन त्रुटियों का उदाहरण है? तो कौन होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट सवाल जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, एनएसएसओ द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को किस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षण में। क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 में।
अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। भारत की जनगणना में कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो 10 साल में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 में। कह रहा है कि CSO का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो CSO का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है या कार्यालय, जो भी बोलिए। ठीक है। CSO को या तो आपको देगा यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या तो फिर लिखा रहेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।